हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। साथियों, आज हम दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद के बारे में। साथ ही साथ लक्ष्मीचंद के बड़े भाई शक्ति गोसाई जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम बालो कल्याण चंद तक पढ़ चुके हैं। बालो कल्याण चंद से पहले और बालो कल्याण चंद शासक को हम जान चुके हैं, इनके बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रुद्रचंद के बारे में। रुद्रचंद एक महत्वपूर्ण शासक है हमारे परीक्षा के लिहाज से, तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों, इग्नोर नहीं कर सकते रुद्रचंद को। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। रुद्रचंद का जो कार्यकाल है वो 1565 से 1597 तक है। पिता कौन थे इनके? बालो कल्याण चंद, यानी बालो कल्याण चंद के ये पुत्र थे। कौन? रुद्रचंद। अकबर के समकालीन थे। कौन? रुद्रचंद। ठीक है, पिता का नाम बालो कल्याण चंद, अकबर के समकालीन थे। और जो आधुनिक रुद्रपुर नगर है, इस रुद्रपुर नगर के संस्थापक भी, यानी रुद्रपुर शहर के संस्थापक भी कौन थे? रुद्रचंद ही थे। ठीक है, ओके। अब हम सिरा विजय के बारे में जान लेते हैं। सिरा विजय कैसे हुई थी, सिरा पर विजय कैसे हासिल की थी, किसने? रुद्रचंद ने। सिरा परगना काफ़ी उपजाऊ व समृद्ध था, लेकिन राजा हरिमल से बालो कल्याण चंद इसे प्राप्त नहीं कर सके थे। अच्छा, हमने पिछली कक्षा में जान लिया था कि बालो कल्याण चंद की शादी किससे हुई थी? हरिमल की बहन से हुई थी। ठीक है, और हरिमल सिरा का शासक था। ठीक है, अच्छा, ये हरिमल जो होता है ये बालो कल्याण चंद को दहेज में, दान में शोर क्षेत्र दे देता है। ठीक है, पिथौरागढ़ का शोर क्षेत्र दे देता है। लेकिन बालो कल्याण चंद की इच्छा ये थी कि मुझे भाई सिरा भी चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? सिरा भी चाहिए। और सिरा हरिमल देने से मना कर देता है। इसी चीज़ को लेकर जो बालो कल्याण चंद होते हैं, किसके पिता होते हैं? रुद्रचंद के पिता होते हैं। तो पिता बालो कल्याण चंद की इच्छा पूर्ति है तो रुद्रचंद ने अनेक बार सिरा पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसे जिद थी, किसे? रुद्रचंद को, कि भाई मेरे पिता क्या चाहते थे? सिरा क्षेत्र को चाहते थे और मैं तो सिरा क्षेत्र को लेकर ही रहूँगा। अनेक बार सिरा क्षेत्र पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण ये सफल नहीं हो पाता। फिर इसका एक सेनापति होता है पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत की सहायता से ये सिरा को विजित करता है, सिरा विजय हासिल करता है। अब आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम पंत के बारे में जान लेते हैं। पुरुषोत्तम पंत आखिर था कौन? तो रुद्रचंद का सेनापति तो ये था ही, लेकिन इसकी पर्सनल जानकारी हम देख लेते हैं। पुरुषोत्तम पंत उपनाम था पुरखू पंत। ठीक है, पुरखू पंत इसका क्या था? उपनाम था, और मूल रूप से ये पिथौरागढ़ का निवासी था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास में रॉबर्ट ब्रुश भी कहा जाता है। याद रखना, रॉबर्ट ब्रुश किसे कहा जाता है कुमाऊं के इतिहास में? तो पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। और पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। ठीक है, मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र कौन थे? पुरुषोत्तम पंत। सिरागढ़ में हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान पुरखू पंत यानी पुरुषोत्तम पंत का ही होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये सिरा क्षेत्र है, तो ये पुरुषोत्तम पंत क्या कर देता है? सिरा क्षेत्र में आने वाले जो भोज्य पदार्थ है, खाने पीने की चीज़ें हैं और भी जो कुछ संसाधन हैं, उनकी जो सप्लाई है वो रोक देता है चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से जब ये सप्लाई रोक देता है तो फिर यहाँ कुछ दिन बाद हरिमल यहाँ से भाग जाता है। और वैसा भी सेना का भी प्रेशर होता है हरिमल के ऊपर, तो हरिमल यहाँ से निकलकर भाग जाता है। अब जब राजा ही भाग गया तो फिर बचा क्या? फिर विजय हो जाती है रुद्रचंद की। ठीक है, रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत ने ही सिरा जीत कर दिया था। ठीक है, सिरा जीतने के बाद में दारमा एवं जोहार घाटी पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? रुद्रचंद। रुद्रचंद सिरा क्षेत्र को जीतने के बाद दारमा एवं जोहार घाटी में भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था, जब तक सिरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। तो कल्याण चंद की जो पत्नी थी यानी रुद्रचंद की जो माँ थी, अब मैं ये नहीं कह सकता ये सगी माँ थी या सौतेली माँ थी, तो इसने सिरागढ़ का जो किला था, जब तक चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी, ये वचन लिया था। किससे? रुद्रचंद से। ठीक है, अब पिता की भी इच्छा थी और माता ने ऐसा वचन ले लिया था, तो इसलिए
बार बार आक्रमण करता रहता है रुद्रचंद। अपने वचन के अनुरूप सीरागढ़ का किला जीतने के बाद कल्याणचंद की पत्नी सती हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद के सीरा से दस्तावेज से जानकारी मिलती है कि उसने मलों को पराजित कर सीरा मंडल में विधिवत भूमि प्रबंधन करवाया था। तो रुद्रचंद का एक सीरा से प्राप्त दस्तावेज मिलता है और उस दस्तावेज से ये जानकारी मिलती है कि उसने मलों को पराजित, हाँ मलों को पराजित, हरिमल को पराजित किया, हरिमल को भागने पर विवश कर दिया था। किसकी सहायता से? तो पुरुषोत्तम पंत की सहायता से। और उसके बाद सीरा मंडल में विधिवत भूमि प्रबंधन करवाया था किसने? रुद्रचंद ने। ठीक है, अब आइए हम ग्वालदम का या बधानगढ़ का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। और ये युद्ध 1581 में हुआ था बच्चों। ग्वालदम यानी बधानगढ़ का युद्ध जो कि 1581 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? रुद्रचंद के और बलभद्र शाह प्लस सुकाल देव के बीच में हुआ था। यानी बलभद्र शाह और सुकाल देव एक और थे और रुद्रचंद बेचारा एक और था। ये दोनों शासक एक और थे, ठीक है, एक ही पार्टी में थे, और रुद्रचंद एक और था। ठीक है, सुकाल देव कौन था? सुकाल देव बैजनाथ घाटी का एक कत्यूरी शासक था। ठीक है, इस युद्ध में ये जो ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध था जो 1581 में हुआ, पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। ठीक है, जब मार दिया जाता है तो बदले में आकर रुद्रचंद क्या करता है? अंतिम कत्यूरी राजा सुकाल देव की हत्या कर देता है। ठीक है, ग्वालदम यानी बधानगढ़ का जो 1581 में युद्ध हुआ वो रुद्रचंद और बलभद्र शाह प्लस सुकाल देव के बीच में हुआ। इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है, यानी रुद्रचंद का सेनापति मारा जाता है। बदले में रुद्रचंद ने अंतिम कत्यूरी राजा सुकाल देव की हत्या कर दी थी। बधानगढ़ को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि पानीपत में बहुत से युद्ध हुए हैं और बधानगढ़ में भी बहुत से युद्ध हुए हैं, इसलिए बधानगढ़ को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है। आइए अब देख लेते हैं रुद्रचंद और अकबर के रिश्ते, क्योंकि अकबर जो था वो रुद्रचंद के ही समकालीन था। ठीक है, अब रुद्रचंद के शासनकाल में क्या होता है कि एक हुसैन खां टुकड़िया होता है। हुसैन खां टुकड़िया कौन था? मुगलों का ही एक अधिकारी था। ठीक है, मुगलों का ही एक अधिकारी था या सेना का एक बड़ा अधिकारी था हुसैन खां टुकड़िया। तो रुद्रचंद के शासनकाल में हुसैन खां टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब जो कुमाऊं क्षेत्र है उसके नीचे का जो तराई क्षेत्र है जो आज का उधम सिंह नगर है, वहाँ पर हुसैन खां टुकड़िया ने अधिकार कर लिया था अपना। फिर क्या होता है? 1575 में तराई भाबर पर उसने दूसरा हमला किया। ठीक है, पहले ये अधिकार कर लेता है और एक बार और फिर 1575 में ये दूसरा हमला करता है और यहाँ के मंदिरों को भी लूटता है, यानी उधम सिंह नगर के मंदिरों को भी लूटता है। कौन? हुसैन खां टुकड़िया। अकबर को जब ये बात पता चलती है कि भाई हुसैन खां टुकड़िया बार बार तराई भाबर पर आक्रमण कर रहा है, तो अकबर खुश होता है, भाई इन राजाओं का यही कार्य था। ठीक है, अकबर खुश होता है और हुसैन खां टुकड़िया को क्या कहता है कि भाई दिल्ली दरबार में उपस्थित हो। लेकिन जैसे ये आदेश मिलता है और हुसैन खां टुकड़िया चल भी देता है दिल्ली की ओर, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो मृत्यु कैसे हुई इसकी कोई जानकारी, इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये जाते जाते ही क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु होती है और रुद्रचंद को पता चलता है कि भाई हुसैन खां टुकड़िया तो मर गया, तो रुद्रचंद फिर से तराई भाबर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेता है। और जब कब्जा जमा लेता है तो अकबर तक फिर ये खबर पहुंचती है कि भाई हुसैन खां टुकड़िया ने जो तराई भाबर क्षेत्र जीता था उस पर फिर से कुमाऊं का एक राजा है उसने कब्जा कर लिया है। तो अकबर तक जब ये खबर पहुंचती है कि भाई तराई पर रुद्रचंद ने कब्जा कर लिया है, तो कटिहार के राजा, ठीक है, जो अकबर के अधीन थे, कटिहार के राजा को आदेश दिया जाता है कि रुद्रचंद को दंडित किया जाए। अब होता क्या है? रुद्रचंद की सेना और कटिहार के राजा की सेना आमने सामने आ जाती है। सेना जब आमने सामने आती है तो कटिहार के राजा की सेना बहुत बड़ी थी। इसे देखकर रुद्रचंद सोचता है यार इसकी सेना काफ़ी बड़ी है, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम हार सकते हैं, अब क्या किया जाए। तो रुद्रचंद के दिमाग की बत्ती जलती है। रुद्रचंद को अपने पर तो पूरा आत्मविश्वास था, लेकिन अपनी सेना पर आत्मविश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि संख्या में कम थी रुद्रचंद की सेना।
तो ये अपने दिमाग में सोचता है कि अगर मैं ये कटिहार के राजा से स्वयं युद्ध करूं या इसके किसी बड़ी अधिकारी से स्वयं युद्ध करूं और उस युद्ध के निर्णय के आधार पर ही सब कुछ हो जाए तो बात बन सकती है। तो रुद्रचंद क्या करता है, रुद्रचंद सुझाव देता है कि युद्ध सेना में नहीं होना चाहिए बल्कि अधिकारियों के बीच होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही होता है। कटिहार का राजा जो है वो मान लेता है और अपने एक बड़े अधिकारी या अपने सेनापति को कहता है कि भाई रुद्रचंद के साथ लड़, और रुद्रचंद उसे बहुत बुरी तरीके से मल्लयुद्ध के द्वारा हराता है। मल्लयुद्ध कहते हैं जब वैसे कुश्ती बाजी के द्वारा युद्ध होता है। ठीक है, तो रुद्रचंद उसे हरा देता है। अब ये बात फिर से कहाँ पहुँचती है, अब देखिए ये फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। रुद्रचंद ने इस युद्ध में मुगल सैन्य अधिकारियों को हरा दिया था। ठीक है, ओके। अब ये बात फिर से अकबर तक पहुंचती है कि भाई ऐसे ऐसे सेना तो लड़ी नहीं, अधिकारी लड़े हैं, बड़े बड़े जो उच्च अधिकारी थे वे रुद्रचंद के साथ लड़े हैं और रुद्रचंद ने 2-3 अधिकारियों को हरा दिया है बड़े आराम से। तो इस बात को लेकर खुश हो जाता है कि भाई ये जो रुद्रचंद नामक राजा है ना, ये काम की चीज़ है। ठीक है, इसे बुलाना चाहिए। तो खुश होकर अकबर रुद्रचंद को लाहौर मिलने के लिए बुलाता है। ठीक है, खुश होकर क्या करता है अकबर, रुद्रचंद को लाहौर मिलने के लिए बुलाता है और रुद्रचंद ने क्या करता है, बीरबल को अपना पुरोहित बनाकर अकबर का संरक्षण प्राप्त करता है। तात्पर्य इस फैक्ट्स को अच्छे से जान लेते हैं। जब ये खुश हो जाता है अकबर और रुद्रचंद को लाहौर मिलने के लिए बुलाता है। अच्छा, अब रुद्रचंद अगर डायरेक्ट मिलता तो ज़्यादा बात शायद इतने बड़े राजा से नहीं हो सकती थी, इसलिए रुद्रचंद पहले क्या करता है, बीरबल या बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाता है, उनसे संबंध स्थापित पहले करता है और फिर बीरबल के जरिए जाता है। बीरबल कहता है कि श्रीमान ये हमारा मित्र ही है। तो इस प्रकार अकबर का अच्छा संरक्षण प्राप्त हो जाता है किसे, रुद्रचंद को। ठीक है, अच्छा, ये रुद्रचंद ने 1587 में अकबर की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी और फिर अकबर से लाहौर में भेंट करता है 1588 को। ठीक है, अकबर की ओर से नागौर की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। किसने, रुद्रचंद ने हिस्सा लिया था। ठीक है, रुद्रचंद ने अकबर की ओर से नागौर की लड़ाई में हिस्सा लिया था और नागौर की जो लड़ाई होती है ना, उसमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेता है रुद्रचंद और बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाता है। ठीक है, जो मुगल सेना थी वो भी हैरान रह गई थी, यार ये शासक है या बाहुबली, रुद्रचंद है या बाहुबली। तो बाहुबली से तात्पर्य है कि ये पराक्रम बहुत अच्छा दिखाता है, मुगलों की सेना भी हैरान रह जाती है। अकबर ने उसकी वीरता मतलब रुद्रचंद की वीरता से प्रसन्न होकर 84 माल या 9 लखा माल की जागीर रुद्रचंद को सौंप दी थी। 84 माल या 9 लखा माल तराई भाबर क्षेत्र को ही कहा जाता था, जो आज का उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये रुद्रचंद को ही सौंप दिया जाता है अकबर के द्वारा। खुश होकर जब नागौर की लड़ाई में रुद्रचंद बहुत बड़ा पराक्रम दिखाता है और रुद्रचंद जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी, अकबर की। ठीक है, 84 माल का क्या अर्थ है, 84 माल का अर्थ है 84 कोस तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। ठीक है, और 9 लखा माल का क्या अर्थ है, 9 लाख रुपए की राजस्व उगाई वाला क्षेत्र, यानी यहाँ साल में 9 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो जाता था। तो इसलिए रुद्रचंद मेहनत कर रहा था कि यार ये क्षेत्र किसी ना किसी तरीके से कब्जे में आ जाए अपने। तो ये जितने भी इसने चालें ही होती हैं राजाओं की। ठीक है, राजा को बड़े राजा को प्रसन्न कर लेना, ठीक है, उसकी सहायता कर देना। तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि इसे 84 कोस तक विस्तारित ये क्षेत्र मिल गया और 9 लखा माल का यानी 9 लाख रुपए की राजस्व उगाई वाला क्षेत्र भी इसे प्राप्त हो गया। ठीक है, रुद्रचंद ने तराई में वर्तमान रुद्रपुर की नींव रखी, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा रुद्रपुर शहर है ना उधम सिंह नगर में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, तो रुद्रचंद है। ठीक है, रुद्रचंद को मुगलों द्वारा अल्मोड़ा का जमींदार कहा जाता था। अच्छा बच्चों, इन्होंने बहुत सारे, देखो ये संस्कृत के महान विद्वान थे रुद्रचंद जी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसमें पहला ग्रंथ है त्रैवणिक धर्म निर्णय। ठीक है, ये एक प्रकार का धर्मशास्त्र है, त्रैवणिक धर्म निर्णय। इसमें रुद्रचंद ने कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कर इस पुस्तक की रचना की थी।
कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इस पुस्तक में वो सब लिखा हुआ है कि क्या क्या सामाजिक परिवर्तन किए गए, ठीक है। और सामाजिक व्यवस्था जब परिवर्तन कर ली गई थी तब इस पुस्तक की रचना की गई कि भाई क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किसे क्या कार्य सौंपा गया है। तो त्रैवेणिक धर्म निर्णय किन की रचना है? रुद्रचंद की रचना है, ठीक है। उषा रागोदे, ठीक है, उषा रागोदे, ये भी किन की रचना है? ये भी रुद्रचंद की रचना है। और इस नाटक का प्रकाशन जो है ना बच्चों, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कई बार किया जा चुका है। उषा रागोदय एक प्रकार का नाटक है और इस नाटक का प्रकाशन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कई बार किया जा चुका है। सैनिक शास्त्र, ठीक है, शिकार या मृग्या पर 400 श्लोकों का यह संग्रह है जो कि लिखा है किन्होंने? रुद्रचंद जी ने। ययाति चरित्रम, ये भी एक संस्कृत नाटक है और किसने लिखा है? रुद्रचंद ने लिखा है। शारा गणेठ नाटिका, ये भी एक नाटक है और किसने लिखा है? रुद्रचंद जी ने लिखा है। तो ये इनकी रचनाएं याद कर लेना बच्चों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। त्रैवेणिक धर्म निर्णय, उषा रागोदय, सैनिक शास्त्रम, ययाति चरित्रम, शारा गणेठ नाटिका, ठीक है। ओके, रुद्रचंद ने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की थी। इसके लिए उसने त्रैवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, जिसमें ब्राह्मणों के गोत्र व उनके पारस्परिक संबंधों का आकलन किया गया है, ठीक है। ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क किया जाए, ये कार्य किसे दिया गया था? तो ये ओली ब्राह्मणों के वर्ग को दिया गया था, ठीक है। अनाज का छठा भाग वसूलना है और राजधानी में पहुंचाना है, ये कार्य किसे दिया गया था? ये कैनी खसों को दिया गया था, ठीक है। घरों में सेवा कार्य हेतु छयोड़े तथा छयोड़ियाँ रखवाए गए थे, ये किसने रखवाए थे? रुद्रचंद ने रखवाए थे। और यही था इनका क्या? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और इसी का जिक्र हुआ है त्रैवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक में, ठीक है। नाई, कुम्हार, शिल्पकार, दर्जी हेतु अनाज के रूप में दस्तूर दिए जाने की व्यवस्था बनाई है कि भाई नाई से बाल कटाओ, उसे अनाज दो, कुम्हार से बर्तन लो, उसे अनाज दो, शिल्पकार से कार्य कराओ, उसे अनाज दो, दर्जी से कपड़े सिलवाओ, उसे अनाज दो। तो दस्तूर दिए जाने की एक व्यवस्था बनाई थी, ठीक है। इसके काल में सामान्यतः जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा जाता है। जो सामान्य जनता होती थी उसके लिए एक शब्द था पौड़ी 15 विश्वा, ठीक है। यह सामान्य जनता के लिए शब्द था, यह सामान्य जनता को कहा जाता था। इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। मल्ला महल की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी, ठीक है। इस महल में रामशिला मंदिर का निर्माण किया गया था जो वर्तमान में भी आस्था का केंद्र है। रामशिला मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो रुद्रचंद ने किया था। और मल्ला महल में इसने क्या बनवाया था? रामशिला मंदिर बनवाया था। और वर्तमान में भी काफ़ी आस्था है कुमाऊं मंडल में इस रामशिला मंदिर के प्रति। इसके संस्कृत प्रेम, देखिए एक तो संस्कृत प्रेम था, संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना इसने की है, नाटकों की रचना इसने की है। एक तो ये संस्कृत प्रेमी था, दूसरा ये तलवार चलाने में बहुत माहिर था। कौन? रुद्रचंद, ठीक है। तलवार चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर था, इसी कारण इसे कुर्मांचल का हर्षशिलादित्य कहा जाता है। हर्षशिलादित्य कौन थे? हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन भी बच्चों संस्कृत प्रेमी थे और तलवार चलाने में माहिर थे, इसलिए कुर्मांचल यानी कुमाऊं का हर्षशिलादित्य किसे कहा जाता है? तो रुद्रचंद को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी रुद्रचंद ने ही किया था, ठीक है। कुछ अन्य मंदिरों का भी निर्माण इसने कराया था। रुद्रचंद के राज का वर्णन, नील व्यापारी थे, एक डच व्यापारी थे, ठीक है। और नील का ये व्यापार करते हैं, इनका नाम था विलियम फिंच, ठीक है। तो नील के डच व्यापारी विलियम फिंच ने भी रुद्रचंद के राज का वर्णन किया है, ठीक है। युवाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर भेजा था, किसने? रुद्रचंद ने भेजा था, ठीक है बच्चों। तो ये हमने रुद्रचंद के बारे में जानकारी, हमें जो जानकारी विभिन्न पुस्तकों से मुझे प्राप्त हुई थी वो मैंने आपको बताई है बच्चों, ठीक है। आगे हम इसके पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये
रुद्रचंद से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट्स करना, और नोट्स करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ से फ्री में ये PDF डाउनलोड कीजिए और पढ़िए आराम से, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इनकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, ठीक है। रुद्रचंद के पुत्र शक्ति गोसाई, रुद्रचंद का जो पुत्र था शक्ति गोसाई, ये कुमाऊं का धृतराष्ट्र इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जन्मांध था, यानी जन्म से बेचारा अंधा था, और रुद्रचंद का बड़ा पुत्र था। अब देखिए, जो महाभारत का धृतराष्ट्र था, में भी 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सबसे बड़ा धृतराष्ट्र था और अंधा था, ठीक है। इसलिए जो राजा बना था वो बना था पांडु, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। अब रुद्रचंद का जो पुत्र था शक्ति गोसाई, ये भी बड़ा था लक्ष्मीचंद से, लेकिन ये अंधा था, इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं। तो रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, शक्ति गोसाई और लक्ष्मीचंद। इसका जो बड़ा पुत्र था ये जन्म से अंधा था, शक्ति गोसाई, इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। शक्ति गोसाई ने भूमि व्यवस्था शुरू की थी, इसके लिए रुद्रचंद ने बुखुड़िया नामक नया कर शुरू किया था। बुखुड़िया नामक नया कर किसने शुरू किया था? तो आंसर है रुद्रचंद ने शुरू किया था। आप इसे नोट कर लेना। और किस हेतु ये किया गया था? भूमि व्यवस्था से संबंधित ये कर था, बुखुड़िया नामक कर। भूमि व्यवस्था किसने शुरू की थी? शक्ति गोसाई ने शुरू की थी। तो बच्चों, इस तरीके से फैक्ट्स में से बहुत सारे प्रश्न आपको निकालने चाहिए, ठीक है। 1593 में स्मृति कौस्तुभ नामक संस्कृत ग्रंथ में लेखक महाराष्ट्रवासी अनंत देव ने रुद्रचंद को विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता बताया है। देखिए, ये जो ग्रंथ है ना, स्मृति कौस्तुभ, ये संस्कृत ग्रंथ है पहली बात तो, और ये इसके जो लेखक है वो महाराष्ट्रवासी अनंत देव हैं। इन्होंने क्या कहा है कि रुद्रचंद जो थे भाई, वो विद्वान एवं विद्वानों के आश्रयदाता थे, यानी उन्हें आश्रय भी दिया करते थे, ठीक है। 1593 में ये बात कही गई है स्मृति कौस्तुभ के अंदर, ठीक है। शक्ति गोसाई के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि ये राजा तो नहीं थे, लेकिन राजा से कम भी नहीं थे। लक्ष्मी चंद के शासनकाल में जो प्रशासनिक कार्य होता था उसे शक्ति गोसाई ही संभालते थे, ठीक है। आइए तो शक्ति गोसाई के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति गोसाई जन्म से अंधे यानी जन्मांध होने के कारण कुमाऊं का धृतराष्ट्र इन्हें कहा जाता है, और शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, ठीक है, बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी लक्ष्मीचंद के समय में, उसे निर्धारित कौन करते थे? तो शक्ति गोसाई ही करते थे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दारमा घाटी के शोको एक जनजाति है, शोको की जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए। उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार भी किया था, और ये कार्य भी किसने किया था? शक्ति गोसाई ने ही किया था। दारमा घाटी में शोका रहते हैं, शोका जनजाति, ठीक है। अब इनके जो अधिकार थे, इन जनजाति के, शोका जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य थे, वे निर्धारित किए थे किसने? तो शक्ति गोसाई ने। और उसके बदले इन्होंने क्या किया कि भाई जो तिब्बती वस्तु होंगी जिन्हें आप लाते हो सीमा पार करके, उन्हें राज दरबार में पहुंचाना होगा आपको। तो ये करार किया था शोको के साथ में, ठीक है। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्त कार्यालय की स्थापना भी की। किसने की? तो शक्ति गोसाई ने की, ठीक है, शक्ति गोसाई ने की। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय, ठीक है, एक कार्यालय बनाया जिसका नाम था बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना भी की थी। किसने? शक्ति गोसाई ने। आइए अब लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ते हैं, जो कि लक्ष्मी गोसाई का भाई था और राजा था, ठीक है। लक्ष्मीचंद का जो कार्यकाल था वो 1597 से 1621 तक था, ठीक है। रुद्रचंद के बाद उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठ जाता है। मानवोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, ठीक है। मानवोदय काव्य किसने लिखा है? भरत कवि ने लिखा है, ठीक है। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। और ये गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करता है। कौन? लक्ष्मीचंद। लेकिन 7 बार क्या रहता है? असफल रहता है, ठीक है। जब लक्ष्मीचंद कुमाऊं में शासन कर रहे थे, उसी समय गढ़वाल में शासन कर रहे थे पवार वंशीय राजा मानशाह, ठीक है।
जो लक्ष्मी चंद है इसे लखुली बिराली कहा जाता है। लखुली बिराली का अर्थ होता है भीगी बिल्ली, ठीक है, भीगी बिल्ली से कहा जाता है। भीगी बिल्ली से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करता है, 7 बार असफल होता है, बेइज्जती फील करता है और फिर रात को छिप छिपा के अपने महल में घुसता है। इसलिए कुमाऊं के जो निवासी थे या फिर पूरे उत्तराखंड के जो निवासी थे वे इसे भीगी बिल्ली यानी लखुली बिराली कहते थे कि भाई ये आक्रमण करता है, होता इससे कुछ नहीं, फिर भीगी बिल्ली की तरह अपने महल में घुस जाता है। तो इसका जो उपनाम है वो लखुली बिराली है यानी भीगी बिल्ली, ठीक है। संबंधित किला श्याल बुंगा का किला, ठीक है, ये लक्ष्मी चंद का किला था। श्याल बुंगा का जो किला था ना वो लक्ष्मी चंद का किला था और इस किले को गीदड़ का किला भी कहा जाता है, ठीक है, या गीदड़ का घर, गीदड़ का किला भी इस किले को कहा जाता है। गीदड़ का किला भी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि 7 बार आक्रमण किए थे, फिर गीदड़ की तरह ये अपने किले में घुस जाता था, ठीक है। 7वें अभियान के बाद लक्ष्मी चंद को मानसाह के विद्रोही सूरज डुंगवाल को सौंपना पड़ा। देखिए गढ़वाल में शासन कौन कर रहे थे? मानसाह कर रहे थे और मानसाह का एक विद्रोही था जिसका नाम था सूरज डुंगवाल, ठीक है, या डंगवाल भी कहीं कहीं दिया गया है, सूरज डुंगवाल या डंगवाल, ठीक है। और सूरज डुंगवाल क्या करता है? ये गढ़वाल से भागकर कुमाऊं में आ जाता है लक्ष्मी चंद की शरण में। 7वां अभियान के बाद जब लक्ष्मी चंद असफल हो जाता है, जीत नहीं पाता, तो ये काफ़ी डर जाता है, कौन? लक्ष्मी चंद। और फिर ये क्या करता है? सूरज डुंगवाल को कहता है नहीं भाई मुझे तुझे मानसाह को सौंपना ही होगा, नहीं तो मानसाह पूरे कुमाऊं पर आक्रमण कर देगा। तो 7वें अभियान के बाद में लक्ष्मी चंद मानसाह के विद्रोही सूरज डंगवाल को या डुंगवाल को सौंप देता है। किसे? मानसाह को सौंप देता है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। 8वें युद्ध की बात करते हैं। 7 में तो असफल हो गया, 8वें में क्या होगा? 8वें युद्ध में चंद सेना का सेनापति गेंडा सिंह और गढ़वाल सेना का सेनापति खतड़ सिंह था, ठीक है। 8वें युद्ध में चंद सेना का सेनापति था गेंडा सिंह, यानी लक्ष्मी चंद का जो सेनापति था वो तो गेंडा सिंह था और मानसाह का जो सेनापति था वो था खतड़ सिंह। युद्ध में ये आमने सामने टकराते हैं, इधर से कौन? गेंडा सिंह टकराता है और इधर से मानसाह टकराता है। मानसाह नहीं, ये मानसाह की ओर से खतड़ सिंह। और इस युद्ध में क्या होता है? खतड़ सिंह मारा जाता है। किसके द्वारा? गेंडा सिंह के द्वारा मारा जाता है। अब जब मारा गया, अच्छा इसमें ये बहुत बड़ी विजय नहीं थी किसकी? लक्ष्मी चंद की, बहुत छोटी विजय थी। खतड़ सिंह मारा गया था और जब खतड़ सिंह मारा जाता है बस युद्ध रुक जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी विजय नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि लक्ष्मी चंद ने कोई हिस्सा जीत लिया था गढ़वाल का, ठीक है। लेकिन लक्ष्मी चंद क्या करता है? इस विजय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर जो उसके शासन के लोग थे यानी चंद वंशीय शासन के अंडर में जितनी जनता आती है उन्हें दिखाता है कि हमारी बहुत बड़ी विजय होती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में चंदों ने अपने प्रतीक चिन्ह, ठीक है, गाय की जीत व खतड़ सिंह की हार के नारे दिए कि भाई गाय जीत गई। देखो जो चंदों का राज चिन्ह था वो था गाय, तो इन्होंने जो चंदों की सेना थी इन्होंने नारे दिए कि भाई गाय जीत गई, खतड़ सिंह हार गया, गाय जीत गई, खतड़ सिंह हार गया, इसके नारे दिए गए। और उसके बाद से ही एक त्यौहार मनाया जाने लगा कुमाऊं क्षेत्र में, खतड़वा त्यौहार, ठीक है। इस युद्ध का उल्लेख जो है वो मानसाह के दरबारी विद्वान भरत कवि ने अपने ग्रंथ मानवोदय काव्य में किया है। ये खतड़वा जो त्यौहार है ना, ये मुख्य रूप से पशुओं का त्यौहार है। इन्होंने हल्ला मचाया था ना कि गाय जीत गई, खतड़ सिंह हार गया। तो गाय क्या है? गाय हालांकि पूजनीय है लेकिन है तो पशु ही, तो इसलिए ये पशुओं का त्यौहार है बच्चों, ठीक है, पशुओं का त्यौहार है। विशेषकर गाय को उस दिन खतड़वा त्यौहार वाले दिन पूजा जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो गाय से संबंधित होती हैं और गाय को पूजा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, गाय को धुनी दी जाती है, ठीक है। तो ये खतड़वा त्यौहार में किया जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ी लक्ष्मी चंद की विजय नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी चंद ने इस विजय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और तब से ही खतड़वा त्यौहार कुमाऊं मंडल में मनाया जाने लगा। हालांकि
कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि जो खतड़वा त्यौहार है ना वो पहले से ही मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई खतड़ सिंह के मरने से ही ये खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये नहीं, खतड़ सिंह के मारे जाने पर ही खतड़वा त्यौहार मनाया जाने लगा था। इस युद्ध का उल्लेख मैंने बता दिया, दरबारी मानसा के दरबारी विद्वान भरत कवि ने अपने ग्रंथ मानवोदय काव्य में किया है। ठीक है। अच्छा जी, लक्ष्मीचंद ने 2 कचहरियों का निर्माण किया था। एक कचहरी का नाम था न्योवाली और दूसरी कचहरी का नाम था बिष्टावली। ठीक है, तो ये इसका जो निर्माण था वो लक्ष्मीचंद ने ही किया था। न्योवाली जो कचहरी होती थी वो आम जनता के लिए होती थी, ठीक है, यानी समस्त जनता के लिए होती थी। और बिष्टावली जो कचहरी थी, ठीक है, वो सैनिक मामलों के लिए होती थी। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। इसने राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में विभाजित किया था। किसने? लक्ष्मीचंद ने। देखिए 7 बार ये असफल तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुमाऊं में ये एक असरदार राजा था, नहीं। प्रशासनिक कार्य इसने बहुत अच्छी तरीके से किए। ऐसा भी कारण हो सकता है कि प्रशासनिक कार्य शक्ति गोसाई के कारण इसने किए हों, लेकिन इसने कार्य बहुत किए लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, इसने राज्य कर्मचारियों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया है। सरदार, सरदार किसे कहा जाता था? प्रगने के अधिकारी को सरदार कहा जाता था। फौजदार, फौजदार कहा जाता था सेना के अधिकारी को। ठीक है, और नेगी, नेगी कहा जाता था राज्य के छोटे कर्मचारी जिन्हें दस्तूर या नेग प्राप्त होता था। ठीक है, छोटे छोटे कर्मचारी जिन्हें दस्तूर या नेग प्राप्त होता था। नाई हो गया, कुम्हार हो गया, ठीक है, शिल्पकार हो गया, ये इस प्रकार। नागरिक प्रशासन भी इनके हाथों में ही था। ठीक है, नागरिक प्रशासन भी किनके हाथों में था? नेगी के हाथों में था। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, मतलब ये जो नेगी होते थे ये दस्तूर का कार्य कराते थे। ठीक है, 1602 में बागनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर में है, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? लक्ष्मीचंद ने कराया था। जहांगीर से भेंट भी करता है कौन? लक्ष्मीचंद। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? तुजुक ए जहांगीरी में इस चीज़ का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें यह वर्णन मिलता है। यह अकबर व जहांगीर दोनों का समकालीन था। कुछ समय तक ये अकबर का भी क्या रहा है? समकालीन रहा है, और फिर जहांगीर के समकालीन तो ये रहा ही रहा है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी राजा बताया गया है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी राजा बताया गया है। जियोलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद ने लगवाए थे। याद रखोगे, महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। देखिए, प्रशासनिक जो कार्य था वो शक्ति गोसाई के हाथ में था, और शक्ति गोसाई ने एक समय पर बहुत ज़्यादा कर किनके ऊपर थोप दिए थे? तो चंद वंश के अंतर्गत जो जनता आती थी उनके ऊपर क्या थोप देते? बहुत ज़्यादा कर थोप देते। खेतों में कर, खेतों में अगर आप साग सब्जी उगाओगे उसके ऊपर कर। तो इसलिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने खेतों की बजाय अपने छतों के ऊपर मिट्टी रखकर क्या करना शुरू कर दिया? सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो छोटे छोटे कर बहुत सारे लगा दिए गए थे जनता के ऊपर। लक्ष्मीचंद को योग्य पिता की योग्य संतान कहा जाता है। भाई ये देखो, 7 बार ये असफल जरूर रहा है, लेकिन इसने प्रशासनिक कार्य बहुत कराए हैं। कहाँ? अपने राज्य में। लक्ष्मीचंद को, यहाँ चंद कर लेना, ये केवल लक्ष्मी लिखा हुआ है, चंद। लक्ष्मीचंद को एक निर्माता माना जाता है। निर्माता क्यों? क्योंकि इसने अनेक बगीचे लगवाए, जैसे नरसिंह बाड़ी, ये एक बगीचा है, पांडु खोला, कविना बाग व लक्ष्मीश्वर बाग। ठीक है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लक्ष्मीश्वर बाग। तो ये इतने कार्य इन्होंने कराए। इनके निर्माता कौन थे? तो लक्ष्मीचंद थे, इसलिए इन्हें एक निर्माता भी कहा जाता है। बहुत सारे बाग, बावड़ी और बाड़ी इन्होंने लगवाई थी। ठीक है, लक्ष्मीचंद द्वारा राजधानी में बंदोबस्त कार्यालय की स्थापना की गई, और ये गोसाई दत्त के परामर्श पर होता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं, गोसाई दत्त नहीं, सॉरी, शक्ति गोसाई द्वारा ये होता है। ठीक है, बंदोबस्त कार्यालय की स्थापना शक्ति गोसाई के द्वारा की जाती है। अब क्योंकि राजा लक्ष्मीचंद है तो इन्हीं के नाम आएंगे कि भाई ये काम भी लक्ष्मीचंद के समय हुआ, लेकिन ये कराया किसने था? शक्ति गोसाई ने कराया था। इसने दारमा घाटी में व्यवस्था कर शोकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारण किया। ये भी कार्य शक्ति गोसाई ने किया था। अब क्योंकि शासक भाई लक्ष्मीचंद हैं तो इनके
शासन काल के दौरान हुआ है, तो फिर इनका नाम भी इसमें आएगा ही आएगा। तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों, जिन्हें ओडो कहा जाता था, ओडो, ठीक है, तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों को इसने लगाया, यानी ओडो को इसने लगवाया था, और ये कार्य भी शक्ति गोसाई ने ही करवाया था, ठीक है। आगे फिर लक्ष्मी चंद के पुत्र होते हैं दिलीप चंद, ठीक है, त्रिमल चंद, नारायण चंद, नीला गोसाई। तो आगे हम दिलीप चंद से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।